Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss about the financial management subject at your CA IPCC level. We have divided this entire video into 4 different parts ताकि आपको clarity आ जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं आगे, किससे पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं. So let's just discuss about the first thing that we are going to cover in this video. So पहली चीज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है. आपके आईपीसीसी लेवल पे कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें कॉस्टिंग आपका 50 मार्क्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका 50 मार्क्स का आएगा. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो फर्स्ट ग्रुप में आपके 400 में से 50 मार्क्स कवर करता है. ठीक है. सो अगर आप इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट आपके कोर्स मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको और अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वो 7 चैप्टर्स के टोटल 10 चैप्टर्स है. मतलब एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके हमने दो दो तीन तीन टुकड़े किए हैं ताकि अच्छे से उसको पढ़ सके डिटेल में. सो ये जो 10 चैप्टर्स है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं वन बाय वन करके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज एट योर आईपीसीसी लेवल. यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं वो बेसिक है. इसी का एडवांस वर्जन आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट के नाम से. So this was all about the subject. Let's discuss about the second thing. Second thing is about me. आप किससे पढ़ने वाले हैं? So as I said, this is Mayank Kothari. I'm a chartered accountant by profession, and I'm holding a graduation degree in BBA, Bachelor of Business Administration. So basically, there I have only 2 degrees, not much. नेक्स्ट थिंग, अगर आपको एक छोटा सा ग्राफ बताऊं तो 2005 में आई कंप्लीटेड 10th वेर आई गॉट अराउंड 61% ऑफ द मार्क्स. उसके बाद 2007 में 12th कंप्लीट किया जिसमें आई गॉट अराउंड 55% ऑफ द मार्क्स एंड बोथ वेर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल. सो you can say a lack of like financially I was not that much strong, like my family was not that much strong at that time from the very beginning. So I was from the very beginning into government school only till 12th. Okay. So what happened, 61% and 55% will give you this indication that I was not good at studies. 61% आए थे. उसके बाद में 55% के टाइम, जैसे 12th वाली बात अगर मैं करूं तो स्टेट बोर्ड फेल होते होते हम लोग यहाँ पे बचे हैं 2007 में. सो 55% इज मच मोर फॉर मी. उसके बाद में 2007 नवंबर में ही, मतलब उसी साल हम सीपीटी का एग्जाम था, जैसे सीए ज्वाइन किया उसके साथ ही ग्रेजुएशन यानी बीबीए के लिए ऑप्ट किया. तो नवंबर 2007 में सीपीटी था, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो फाउंडेशन वाली एग्जाम होती है सीए में, दैट इज एंड देन इन दैट आई स्कोर्ड आई थिंक 90 आउट ऑफ 200. दैट वाज अ टोटल फेल. ठीक है. सो अगला अटेम्प्ट दिया, तब 4 बार होती थी सीपीटी की एग्जाम्स. तो अगला अटेम्प्ट था फरवरी में 2008, फिर से सीपीटी दिया एंड आई गॉट 95 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड अगेन फेल. सो बेसिकली वाई, लाइक एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हो गया, क्यों ऐसा? बिकॉज देयर वाज वन थिंग कि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, सॉरी, ये जो 2005 और 2007 वाली बात मैंने बोली, ये था मेरा साइंस, सॉरी 2005 नहीं, ये जो 2007 में 12th वाली बात है, ये था मेरा साइंस स्ट्रीम. ठीक है. सो द सब्जेक्ट्स दैट वी हैड वाज लाइक वेर लाइक
फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट थिंग। एंड ये सीए वाली जब बात आती है, दिस कम्स टू द कॉमर्स, ठीक है। सो इसमें अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन आई फेल्ड इन सीपीटी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था हम लोग जब पढ़ने जाते थे। उसके बाद से उसके बाद से इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया कि अब से सीपीटी की एग्ज़ाम साल में 2 बार ही होगी। उसको ऐसे मत पकड़िए कि भाई मेरे 2 बार फेल होने की वजह से इंस्टीट्यूट ने सिर्फ साल में 2 बार कर दी। फेब्रुवरी के बाद कहीं तो जाके उन्होंने अमेंडमेंट लाया, तो फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल में। तो फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आई डायरेक्ट जून में, जून 2008, एंड दैट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट फॉर सीपीटी। एंड फॉर्चुनेटली उसमें आई स्कोर्ड गुड, 136 आउट ऑफ 200 एंड आई पास्ड। अगर मैं फेल हो जाता तो फेब्रुवरी सेकंड अटेम्प्ट के बाद जो थर्ड अटेम्प्ट देने गया, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी फर्दर अटेम्प्ट्स एंड आई एम गोइंग टू गो बैक टू माय टाउन एंड हैंड लाइक सिट ऑन माय डैड्स बिजनेस, हैंडल माय डैड्स बिजनेस, एंड आई विल कंटिन्यू दैट। बट फॉर्चुनेटली पास हो गया, एंड देन आई कंटिन्यूड सीए फर्दर। उसके बाद में ठीक 2 साल बाद, मई 2010 में पीसीसी का एग्ज़ाम आया, जो अब आईपीसीसी के नाम से जाना जाता है। एंड उसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। जो अकाउंटेंसी आपको 2 सब्जेक्ट है, 100-100 मार्क के, वो एक ही हुआ करता था पहले। 600 में से आपको 300 लाना कंपलसरी होता था। दैट आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, 321 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड आई पास्ड, ठीक है। व्हाट वॉज देयर, जब ये टाइम पे ना सीपीटी के बाद हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी, तो पीसीसी के लिए एग्जाम देने वाले हमारे ऑफिस से कुछ 10-12 लोग थे सिर्फ। उसमें से ओनली मी एंड वन मोर गर्ल क्लियर्ड दिस एग्जाम, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब उसके बाद से मुझे ये पता चल गया था कि सीए फाइनल और भी ज़्यादा टफ है, और ये सीपीटी का फेलियर वाला एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, तो आप पहले से तैयारी करने लग जाते हो। नाउ व्हाट हैपेंड, उसके 2 साल बाद एग्ज़ाम थी 2012 में सीए फाइनल की, ठीक है। मई 2010 यानी पीसीसी के रिजल्ट के पहले ही सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू कर दी थी, थोड़ी बहुत यानी कि लाइक आपने कभी मन किया तो पढ़ लिया टाइप्स में। आपने टच कर लिया था। उसके बाद में कंटिन्यूस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए, 2-3 महीने गैप भी आता गया, एंड लास्ट के 3 मंथ्स वाज वेर क्रूशियल। सो उसने सब कुछ चेंज किया, एंड आई क्लियर्ड दैट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आई गॉट 517 marks out of 800. I passed in very first attempt. I got 47th All India rank. I was topper in my city, and I got a gold medal for 88 marks in IDT. IDT यानी इनडायरेक्ट टैक्स पेपर। IDT CA फाइनल लेवल पे आखिरी का सब्जेक्ट है, 8th पेपर। Basically this was the entire journey of like for me after 2012 what I did। 1 साल 6-7 महीने हमने जॉब किया। उसके बाद में अगस्त 2013 से अभी तक आई एम इनटू टीचिंग। आई स्टार्टेड CA फाइनल पे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज माय कोर सब्जेक्ट, IPCC पे financial management as my core subject. So basically my entire interest is in financial management subject at all the levels of CA, CS and CMA. So now you have the clarity कि आप किससे पढ़ने वाले हैं ये financial management subject आगे. So let's discuss further. Coming over to the lectures part. डेमो लेक्चर। इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से हमने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, और इसी वीडियो के एंड में आप वो लेक्चर देखने वाले हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, टेक्निक क्या है पढ़ाने की, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड ऑल दैट। सो यू विल गेट अ क्लैरिटी कि आपको लेक्चर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फोर्थ पार्ट इज व्हाई यू शुड buy these video lectures.
obviously it's my duty to explain ki what is different in these video lectures as compared to the other video lectures is few things. First, ध्यान दो, एक तो सबसे बेस्ट चीज है आपका इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, लाइक प्रैक्टिस मैनुअल है, स्टडी मटेरियल है, उनमें से सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, सारे कंसेप्ट कवर किए हुए हैं. सो एंटायर कवरेज ऑफ ICAI material. This is the first thing. Okay. Now, what makes these lectures different? कि आपका हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास अलग अलग वीडियोस है. सो आपको हो सकता है मोस्टली मेरे 200 इस पूरे सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 200 से 250 वीडियो लेक्चर्स मिले देखने के लिए. 200 वीडियो लेक्चर्स, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेट. सो हर वीडियो लेक्चर आपका कुछ 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का रहेगा. सो बेसिकली क्या होगा ना, कभी भी आपको जब रिवाइज करने की जरूरत होगी कोई भी चीज में, तो आपके पास में एक प्रॉपर लिंक होगा कि हाँ ठीक है, ये चीजें रिवाइज कर लो, कहानी खत्म. आपको 3 घंटे का वीडियो स्क्रॉल करते नहीं बैठना है कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे था बीच में. एक ही वीडियो में 10-15 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं कंफर्म होगा, ये नहीं पता चलेगा कौन वो क्वेश्चन कहाँ है. बाद में ढूंढने में तकलीफ जरूर जाएगी. और 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा ना तो देखना इजी बनेगा. 3 घंटे की तो हम मूवी भी नहीं देख पाते. ये वीडियो लेक्चर्स है, इट्स नॉट पॉसिबल 3 घंटे एट अ स्टेज बैठे रहना. सो दीज लेक्चर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये वाले लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स में हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट आपका डिवाइड किया हुआ है, ताकि अगर कल जाके कोई कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करना पड़े तो डायरेक्ट आप जो चीज चाहिए उस पे क्लिक करो एंड द वीडियो विल प्ले. दैट्स इट. दैट इज व्हाट everyone wants. So what we have is separate video for each concept and क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग, आपको आपके मटेरियल के साथ में चार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विच विल हेल्प यू टू रिवाइज द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन वेरी लेस शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम. लाइक आई विल टेल यू, अगर आपने वो चार्ट्स डेली रिवाइज किए एक एक करके भी, ठीक है, यानी हफ्ते में आपने एक बार पूरा FM का चार्ट रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम पॉइंट पे आखिरी के 2 घंटे में आप पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवाइज कर सकते हैं. पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली these will help you. Fourth thing, all the things in like while explaining the concepts and the questions, things are like placed or put in a very simple manner and with a proper example, जिससे आप कोरिलेट कर सको कि हाँ ठीक है यार, ये समझ में नहीं आ रहा था. कभी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन उसके अपोजिट में अगर कोई सिंपल साधा लाइक टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल रख दिया, क्रिकेट खेलने वाला एग्जाम्पल रख दिया, बॉलीवुड से रिलेटेड एग्जाम्पल रख दिया, तो आप कोरिलेट कर पाओगे. तब जाके वो चीज में क्लैरिटी आएगी कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ऐसे होता है. सो प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैज बीन गिवन wherever possible. Ultimately these will help you. Fifth, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि वीडियो लेक्चर्स में एक प्रॉब्लम होती है, डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे. सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर ऑल द डाउट्स विथ ईमेल, विथ व्हाट्सएप, आजकल ये भी चलन में है, with the forum given by Farooq classes. So you can use anything and you can call me, you can text me at any point of a time कि सर ठीक है, ये डाउट है इस क्वेश्चन में, आप बस मेरे को रेफरेंस दो, इस क्वेश्चन में ये वाला चीज नहीं समझ में आया, सर ये भी हो सकता था क्या, सर ऐसा किया तो क्या, सर एक बार फिर से समझा देंगे क्या. I will give you proper explanation for all of your doubts. ठीक है. Obviously it will take time, like say hardly I will take 1 day, और बहुत ही रेयरेस्ट केस में 2 days में आपको रिप्लाई मिल जाएगा. So just don't hesitate to ask doubt if you are buying all these lectures. So this was all about the financial management that you are going to look forward.
in the coming lectures also. And one genuine request, go with the demo lecture if you find it good. अगर आपको जम रहा है, समझ में आ रहा है तो ही खरीदना, otherwise नहीं. And if you have any kind of a doubt, feel free to call me and contact me through Farooqa classes at any point of a time. I will explain all your doubts. Yeah, but yeah, genuinely go with the video lectures only if you are satisfied. Bye bye. So let's take an example that you want to start a business. एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं आप, एंड दैट कंपनी का प्रोफाइल क्या है कि दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो यू वांट टू मैन्युफैक्चर समथिंग. क्या? सो यू वांट टू मैन्युफैक्चर, से सपोज कि आपको फैशन वर्ल्ड में उतरना है. लाइक यू वांट टू मैन्युफैक्चर मेंस एपरल्स, क्लोथ्स, लेडीज वेयर्स, किड्स वेयर्स एंड ऑल. मतलब यू वांट टू कवर द फैशन इंडस्ट्री, क्लोथ्स एंड ऑल की. ठीक है. सो ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन योर कंपनी. यू वांट टू सेट अप दिस कंपनी. व्हाई? क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. यू वांट टू लाइक मैन्युफैक्चर बहुत अलग अलग डिजाइन के कपड़े, फैशन, and you actually want to create your own identity, your own brand in the market. So you are very pretty much interested. First thing that you are interested in this business. Second thing, अब बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या असेट्स लगने वाले हैं. से सपोज अब क्या, चलो नाम दे देते हैं इस कंपनी का, कि आप जो ये फैशन वाली कंपनी या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी सेटअप करना चाहते हैं उसका नाम क्या होगा. दिस इज लेट्स से सपोज पंगू फैशन वर्ल्ड. गुड इनफ. सो दिस इज द नेम ऑफ आवर कंपनी. ठीक है. ये कंपनी का नाम होगा और इसी कंपनी के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे अपने, वहाँ पे सारे क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होंगे. सो सब व्हाट वी कैन डू इज लाइक, हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि ये 3 यूनिट्स होंगे हमारे यहाँ पे. ठीक है. एक यूनिट मान लो हम लगाते हैं दिल्ली में. ठीक है. एक यूनिट हम लगाएंगे मान लो नागपुर में, बिकॉज वी आर गेटिंग लैंड एट अ चीपर रेट इन नागपुर, बिकॉज दिस इज अ ग्रोइंग एरिया. ओके. एंड द नेक्स्ट वन से सपोज हम लगा लेते हैं यहाँ पे, व्हाट एरिया वी कैन कंसिडर इज से गुड़गांव. ओके. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. और हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि दिल्ली में ना हम लेडीज वेयर वाला प्लांट रखेंगे. नागपुर में इट विल बी मेंस वेयर. ठीक है. एंड ये बच्चों वाला काम, यहाँ बच्चे खेलेंगे, मतलब बच्चे के कपड़े बनेंगे. ठीक है. सो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको 3 प्लांट सेटअप करना है. अब ये तीनों प्लांट में कुछ कॉमन असेट्स लगने वाले हैं. क्या क्या असेट होगा? सबसे पहली चीज आपको लगेगी प्रीमाइसेस, लैंड, है ना. मशीनरीज लगेगी बनाने के लिए ये सब कपड़ा. ठीक है. उसके बाद में असेट्स की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली. तो फर्नीचर हो गया आपका. ठीक है. आने जाने के लिए कुछ व्हीकल्स लगेगी. कूल. तो और भी बहुत सारी चीजें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. तो ये सब चीजें लगनी है. तो आप क्या करोगे, पहले डिसाइड कर लोगे कि भैया कौन कौन सी चीजें लगनी है. सो द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड द असेट्स. जो आपको खरीदने पड़ेंगे. अब नेक्स्ट थिंग क्या होगी? सिर्फ यही चीज नहीं है, दूसरी, ये तो हो गया असेट वाली बात है. उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली ऑपरेट करते रहना है, तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा. ठीक है. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टॉक. रॉ मटेरियल, कपड़ा लेके आओगे तो ही तो उसको मैन्युफैक्चर करोगे. उसके बाद में आपको थोड़ा कैश लगेगा रोज के खर्चे उठाने के लिए. फिर
आपको स्टॉक हो गया, कैश हो गया, और बाकी के खर्चे जैसे कि सैलरीज वगैरह आपको उठानी है, ठीक है, सैलरीज पे करनी है, डेटर वगैरह से पैसा आएगा, छोटे मोटे खर्चे, रेंट पे करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज दिस इज रिलेटेड टू ये सॉरी ये ले लो पहले, ये हो गया कैपिटल फॉर असेट, ये हो गया कैपिटल फॉर वर्किंग। वर्किंग मतलब कंपनी को कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कैपिटल लगने वाला है, वो क्या हर महीने ये सब जो चीज़ें ये हर महीने आपको लगने वाली है। सो इतने जो आइटम होता है इन सबको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दिस इज असेट रिलेटेड कैपिटल, तो कैपिटल असेट्स इसको बोलते हैं। दिस इज वर्किंग से रिलेटेड कैपिटल, सो दिस इज वर्किंग कैपिटल। सो दो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। सबसे पहले कि आपको एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो इन्वेस्टमेंट करके रखना है वो असेट्स क्या लगने वाले हैं, और हर महीने जो खर्चे होने वाले उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है। सो बेसिकली आपकी दोनों चीजें डिसाइड होगी, ये कि फर्स्ट थिंग हो गई आपकी कि असेट्स क्या है, और सेकंड आइटम हो गया आपका कि वर्किंग कैपिटल कितना होगा। सो दिस इज द प्रोसीजर। उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, स्टॉक खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, सैलरीज आप कितनी पे करने वाले हो हर महीने में, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आ सकता है, एक एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आप बना लोगे। सो सपोज ये आ रहा है मान लो कुछ 100 करोड़ रुपीज़ का, और ये कुछ आ रहा है मान लो 10 करोड़ रुपीज़। सो ऑल एंड ऑल आपको कंपनी शुरू करने के लिए 110 करोड़ रुपए मोटा मोटी चाहिए, ठीक है। रिजर्व्स के लिए और उसमें थोड़ा सा एडिशन कर लो 10 करोड़ रुपए का, ताकि ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ हो सकती है बाद में महंगी आ जाए, ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज आ जाए तो सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो ऑल एंड ऑल वी आर टेकिंग कि आपको पैसा कितने लगने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज फंड्स रिक्वायर्ड, है ना। तो तीन चीजें तो आपको हो चुकी है कि आपको असेट क्या लगने वाले, आपको ये फैशन वर्ल्ड की कंपनी सेटअप करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है, एंड द थर्ड थिंग इज इन दोनों के लिए पैसा कितना लगने वाला है। पहले तो आपने चीजें डिसाइड की, फिर इन सबको लगने वाला पैसा डिसाइड किया। अब लास्ट प्रोसीजर क्या होगी आपकी कि आप डिसाइड करोगे कि ये सारा जो पैसा है 120 करोड़ रुपए, 100 प्लस 10 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल, ये 120 करोड़ रुपए आप कहाँ से लेके आओगे। जहां से भी लेके आओगे उसको बोलेंगे हम सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया कि वो तरीका, वो जरिया है जहां से हम पैसा लेके आने वाले हैं। और क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, आप सीधा बैंक से लोन ले लो अगर बैंक देती है तो। दूसरा, आप इक्विटी इशू करो मार्केट में, इक्विटी शेयर्स आपने पढ़ा था पहले फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। आप डिबेंचर्स इशू करो, ठीक है, और आप हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो। दिस इज कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ दिस कैपिटल। ये क्या है, कैपिटल। ये कैपिटल को लाने के लिए जो जरिया है उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ कैपिटल। और ये कैपिटल जहां अप्लाई करने वाले हो उसको बोलते हैं अप्लीकेशन ऑफ कैपिटल या अप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो ये आपका हो गया एक सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। और ये जो असेट और वर्किंग कैपिटल में लग रहा है, वर्किंग कैपिटल, ये हो गया आपका अप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सो बेसिकली आपको ऑल एंड ऑल ये इतनी चीजें डिसाइड करनी है। सोर्सेस ऑफ फंड्स, ये जो मैंने अभी तक आपको इतनी सारी चीजें बताई और कुछ नहीं, आपकी बैलेंस शीट है। लेट्स सी, ये आपकी बैलेंस शीट होती है, ठीक है। इतना पार्ट होता है फिक्स्ड असेट्स का, इतना पार्ट होता है करंट असेट्स का, इतना पार्ट होता है आपका करंट लाइबिलिटीज का, और इतना पार्ट होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। अब ये फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या चीजें होती है देखो, एक तो होती है बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी,
ठीक है, व्हीकल्स एक्सेट्रा, मैंने सिर्फ मेजर हेड्स लिए। करंट असेट्स में क्या क्या चीज आती है, आपका आता है स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपका आता है कैश। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो भी आप प्रोविजन करके रखते हो वो सब चीजें, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ऑल। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में और कुछ नहीं है, लोन, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स, ये। सो अगर मैं बोलूं आपको तो जितना भी पैसा आता है वो है ये वाला पार्ट, जहां से पैसा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ फंड्स। और लग कहाँ रहा है, एक फिक्स्ड असेट्स में और ये दो वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया आपका, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज नथिंग बट द वर्किंग कैपिटल। सो एक पैसा यहाँ लगना है, दूसरा यहाँ लगना है, और आना यहाँ से, देख लो सारी चीजें कवर हो गई है। तो पूरी बैलेंस शीट का मतलब ही यही होता है, पैसा आया यहाँ से और लगा यहाँ पे, फिक्स्ड असेट्स में और वर्किंग कैपिटल में। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू यू, कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें पहले ध्यान में रखनी पड़ती है। आने वाले लेक्चर्स में हम और आगे के पार्ट्स देखेंगे, और तो क्या, so basically this was all about the introductory part. Just note down all these 4 things that अगर कोई business शुरू करना पड़े तो what you all need to decide. Okay, so let's move on to the next lecture and we are going to see what's coming up next. Bye bye.